नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी हैं। सर का सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और सामाजिक न्याय के जो विषय होता है उस पर मुखर होकर अपनी बातें रखते हैं। और जहाँ तक बात है संविधान की तो उस पर मुखर होकर उस पे भी बात रखते हैं और संविधान जिस तरह इस समय सर संविधान निर्माता को लेकर जो क्रेडिट लेने की बात है, वो सोशल मीडिया पे 2 धड़ में बँट चुके हैं। जो अभी तक हम लोग तो ये सुनते आए थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ही संविधान के निर्माता हैं, लेकिन अभी एक स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, उन्होंने एक नया ही मामला खड़ा कर दिया है और ये कहा जा सकता है कि संविधान निर्माता की जिस तरह वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान निर्माता बी.एन. राव थे। तो इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर? वो ट्रेंडिंग चला रहे हैं और बाकायदा इस पर मुखर होकर बोल भी रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, हमने तो स्वामी जी का थोड़ा बहुत तथ्य देखे हैं और सबसे बड़ी बात है ना, स्वामी जी लगातार ना भाईचारा तोड़ रहे हैं और कुछ बिना तथ्य की बातें कर रहे हैं। बिना तथ्य की बातें क्या है कि वो एक एक स्पेसिफिक एजेंडा चला रहे हैं जो सामाजिक खाई बनाएगा, वही एजेंडा चला रहे हैं जिसमें दलितों का विरोध करना या कुछ अलग-अलग 2 धड़े में देश को बाँटने की जो तरीका है उनका, वही चालू है। 75 साल 76 साल पहले संविधान बना है, 1949 की बात है। आज भी वो तथ्य लाके खड़े करना, उनके मन में कष्ट होना और अजीब-अजीब वीडियो रिलीज़ करना, वो सरकार का काम है कि देखे कि भाई उनको क्या दिक्कत है, उनका थोड़ा-सा ज्ञान वगैरह बढ़ाए। क्योंकि जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, वो तो कहीं कतई स्वीकार्य नहीं है वो चीज़ें। जी, जी। सर वो एक पोस्ट करते हैं कि 1200 साल तक मुस्लिमों ने और 300 साल तक अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम रखा और शोषण नीली गैंग का ब्राह्मणों ने किया, मुस्लिम और अंग्रेज़ तो इनके भाई हैं। मतलब वो आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों ने और अंग्रेज़ों ने तो इतने साल तक किया, तो ये आरोप जो लगाते हैं जो जो बहुजन समाज के लोग, वो ब्राह्मणवादी समुदाय पे लगाता है। तो कह रहे हैं ये आरोप तो उन पे लगाना चाहिए, हमारे ऊपर क्यों लगाते हैं? लेकिन भारत का इतिहास देखने को मिलता है कि अंग्रेज और मुस्लिम जब भारत में नहीं आए थे, उससे पहले तो इस देश के जो लोगों की स्थिति क्या थी? इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अगर जो पढ़ा लिखा है ना, वो एक चीज बात करता है कि जो सभ्यता कब से शुरू हुई। भाई पाषाण काल से आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, पाषाण काल से सभ्यताएं शुरू हुई। भारत की जमीन, भारत की जो संस्कृति थी, वो उसमें एक तो सबसे बड़ी बात थी, सबसे उपजाऊ जगह और नदियों का होना और यहाँ जीविकोपार्जन के लिए काफी चीजें होना लगातार विदेशी आक्रमण को बढ़ावा देता रहा है। और ये संस्कृति एक दो लोगों से नहीं बनी है या कुछ समुदायों से नहीं बनी है। यहाँ लगातार विदेशी आक्रमणों का सामना करता रहा है देश, और सामना ही नहीं करता रहा है, उन संस्कृतियों का आत्मसात हुआ। मतलब आप देखेंगे देश में कई तो चाइना के लोगों से मिलते जुलते लोग भी मिलेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के पड़ोस का देश है और वहां से भी कुछ संस्कृतियां हमारे साइड आई हैं। मंगोलों का, मुगलों का, द्रविड़ आर्य, मतलब आप इतिहास की जितनी डेप्थ में जाएंगे आपको ये मिलता जाएगा कि हाँ, संस्कृतियों का मेल होता रहा है। और संस्कृतियां नहीं, कानून बदले हैं, कानून में हर चीजें आई हैं, और इस हिसाब से तो अब जो चीजें आत्मसात हो गई है, मतलब एक मेरी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में कि मैं देखूं कि कभी मैं राजस्थान रहा, कभी उत्तर प्रदेश रहा, कभी महाराष्ट्र रहा, कभी दिल्ली रहा, तो अब क्या करूं मैं इसका, भारत का हिस्सा नहीं है या भारत को विभाजित कर दे, ये विभाजनकारी सोच है। आप इतिहास के तथ्यों को मरोड़कर राजनीतिक खाई बनाना, राजनीतिक हित के लिए प्रयोग करना, ये एक स्पेशल एजेंडा होता है और भारत में इस चीजों को स्वीकार करने लायक योग्य नहीं है, चीजें नहीं है। और कानूनी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए कि ये तरीका नहीं है कि बातचीत करने का, जिस हिसाब से वो बातचीत कर रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं जो ये बहुजनों ने जो दुश्मन मान के रखा है, जो ये मतलब जो मनवादिकता को मानते हैं या ब्राह्मणवादी समुदाय, वो जो दोगली प्रवृत्ति आई है ये फुले और अम्बेडकर से आई है। इसको लेकर क्या कहते हैं? जिस तरह ये फुले साहब और अम्बेडकर साहब को इसमें घसीट रहे हैं कि ये जो दोगली प्रवृत्ति आई है इन लोगों में, ये फुले और अम्बेडकर की वजह से। ये बाकायदा पोस्ट किए हुए हैं, इसको आप उनके पेज पे जाके देख सकते हैं। सर क्या कहेंगे सर आप?
नहीं, स्वामी जी का जो कहना है ना, एक तो आप विवेक जी समझो कि जैसे वो बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की, साइमन जी कमीशन गो बैक। तो जब जी कोई बात कही जाती है तो उसको पढ़ा जाता है कि आप कह क्या रहे हो। साइमन कमीशन भारत में इसलिए आया था, आप देखिए, अगर आपको ब्रिटिश से इतनी नफरत है तो उसके क्रियाकलाप भी बंद कर दो। क्रियाकलाप मतलब ब्रिटिश लैंग्वेज एडॉप्टेड है इंडिया की, आज भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी कहाँ से आई भाई? ब्रिटेन की लैंग्वेज है, इंडिया की नहीं है। हिंदी, संस्कृत और भाषाएं अवधि जो यहाँ की मलयालम, तेलुगु, मराठी, जो भाषाएं स्थानीय है वो है, लेकिन मोस्ट अडॉप्टेड लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, वो अंग्रेजों की भाषा है। ठीक है, उनके कानून आज भी हैं, आज भी जो कानून पढ़ता है वो लैटिन के मैगजीन्स पढ़ता है और उनके एडॉप्टेड कानून पढ़ता है, प्रिंसिपल उनके पढ़ता है। प्रिंसिपल देश में है कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि भाई कोई भी चीज कहीं किसी को फैसले के खिलाफ फैसला देने से पहले उसकी बात सुनी जानी है कि वो क्या कह रहा है। फैसला तब बाद में होगा, जब तक उसकी बात नहीं कही जाएगी नहीं सुना जाएगा। तो वो सब फैसले, वो कानून आज भी अंग्रेजों के जमाने के ही हैं। और एक बात, कोई चीज अच्छी है तो उसमें बुराई नहीं है, मतलब जो कानून में अच्छी चीजें हैं, तो हमारा जो विधि शास्त्र है उसमें कई चीजों का मेल है। मतलब हमने भारतीय संस्कृत के भी चीजों को लिया है, विदेशों को भी लिया है, और सब मिलाकर न्याय की दिशा में कैसे बढ़े उसको आत्मसात किया है। मुद्दा यह है कि उस साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं। साइमन कमीशन जो आया था जिसमें 7 मेंबर जो है ब्रिटिश संसद के थे, और वो आए थे भारत अधिनियम कैसे लागू की हो जाए, कि जो प्रांतवाद था ना उसको बदलने के लिए और एक संघ तैयार करने के लिए। जो भारत, आप इतिहास पढ़ेंगे कि जो भारत संघ है वो कब हुआ, जब सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों को एक किया, मर्जर किया, और जो है यूनियन ऑफ संघ बना, कि मतलब यूनियन ऑफ स्टेट बना, कि हर स्टेट को एक करके एक केंद्रीय व्यवस्था हो और राज्यों का अलग अलग चलेंगे, लेकिन मेजर फैसले केंद्र लेगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भाई गोवा, पुर्तगाल, असम और कई राज्यों का समावेश बाद में भी होता रहा है। हमारे देश को बड़ा एक्सटेंड किया गया, हमारी संस्कृतियों को मिलाया गया, ये हुआ। साइमन कमीशन जो आया था बेसिकली इस चीज को पे रिसर्च करने आया था, लेकिन उसी समय देश में चौरी चौरा का कांड हुआ था। उसके बाद आग एकदम से सुलगी हुई थी, उसी दौरान ये है। और इसको गोरों का कानून कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 ही लोग थे, और 7 के सातों जो है ब्रिटिश सांसद से आए थे। भारत के किसी भी नेता को समावेशित नहीं किया गया था। तो इसका विरोध हुआ, विरोध में लखनऊ में आप पंत जी ने, जवाहरलाल नेहरू साहब ने, इन सबको पर भी लाठीचार्ज हुआ। और जो लाहौर में लाला लाजपत राय साहब पे लाठीचार्ज हुआ, जिन्होंने लाठीचार्ज से 18 दिन के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, और दम तोड़ते वक्त एक वाक्य था उनका कि मेरे ऊपर पड़ी लाठियां एक दिन ब्रिटिश के ताबूत की कील बनेंगी, क्योंकि, और वो बात सच हुई कि ब्रिटिश कानून गया। लेकिन आप ये भी देखिए कि जो साइमन कमीशन ने जो चीजें लागू की थी, उसी से गवर्नमेंट एक्ट 1935 बना। 1927 में जो चीजें रिकमेंडेशन में आई, 1935 में कानून बना। और आपको ध्यान होगा कि जब ये संविधान बना तो उसमें ब्रिटिश एक्ट 1935 के अच्छे चीजों का समावेश है। अब उसमें क्या था कि उस समय देखिए अंग्रेजी लड़ाई में दो चीजें थी जैसे जिसको ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, बाबा साहब ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, ये नहीं किया था। देखो एक चीज था, उस समय 2 लड़ाइयां देश में चल रही थी। एक तो अंग्रेजों का चल ही रही थी, दूसरी लड़ाई चल रही थी कि जो गरीब और जो छुआछूत देश में था उसकी भी लड़ाई चल रही थी। उस लड़ाई से मुक्ति चाह रहा था देश, कि देश में अलग अलग ना हो कि भाई इस व्यक्ति को छू लेंगे तो पानी नहीं पिएंगे,
ये व्यक्ति जाएगा तो थूक देगा तो पीछे झाड़ू बांध के रखेंगे, वो साफ करते हुए जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति कुएं पे नहीं आएगा, ये व्यक्ति मंदिर में नहीं दिखेगा। इसकी भी लड़ाई चल रही थी और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा मुखर होकर देश में एक ही नेता था, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब थे, जो लगातार अपने पत्रों के माध्यम से इसमें बदलाव चाहते थे। मतलब जैसे अभी देश में कानून है, देश में सरकार है, तो जो सरकार है आपको उसी को पत्र लिखेंगे। तो वो उस सरकार को बार बार पत्र लिख के कह रहे थे कि भाई देखिए हमारे यहाँ इस मामले में सुधार चाहिए। और उसका असर आया था कि साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उस पर कानून भी बना और वो कानून प्रभाव में भी आया। अब ये कि आपको इतनी नफरत है अंग्रेजों से या ब्रिटिश कानून से, मुगल कानून से, या जैसे ये आप उनका एक भी मत लीजिए, आप उनकी अच्छी चीजों को आत्मसात किए हैं और इतिहास के पन्ने उधेड़ कर मतलब भाईचारे में खाई भी ला रहे, दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। आप अपना देखिए, उनके प्रिंसिपल है, आप ले आइए अपने प्रिंसिपल, उनसे बेहतर लाइए और बोलिए उनके वाले एक भी नहीं चलेंगे, हमारे वाले चलेंगे साहब, तब तो हम माने कि हाँ आपने कुछ किया समाज के लिए। आपको सब चाहिए भाई, गुड़ खाओगे, गुड़गुल्ले से परहेज, ये तो अजीब सी बात है इनकी। और ये लगातार मैंने उनके पेज देखे हैं, वो लगातार जो है इसी पे है कि अजीब सा कहते हैं नीले कबूतर, ऐसे मतलब ये विचित्र लोगों की मानसिकता है कि आप समाज में साथ में उठने बैठने में या तो ऐसी खाई पैदा कर दो कि लोग जो है आपस में दुश्मन हो जाए। और सरकार मतलब कानून का इतना भी है कि देखिए आज देश में किसी कहीं जज के यहाँ आग लग रही है और कई 100 करोड़ के नोट के बंडल मिल रहे हैं, तो इसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि देश के कानून में सुधार चाहिए। और सुधार ऐसे चाहिए कि आपको बोलने की आजादी है लेकिन भाईचारा नष्ट करने की आजादी नहीं है। आप किसी के खिलाफ इतना नहीं बोलेंगे कि एकदम से भाईचारा में खाई पैदा हो जाए, लेकिन वो कर रहे हैं लगातार। जी जी, बोलने की आजादी है लेकिन आप ऑफेंसिव नहीं बोलेंगे। जी जी। तो साथियों, हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो हमने बातें रखी उस पर बात रखी। साथियों, देखते हैं कि एक तरफ जो हेट स्पीच है उसके खिलाफ में जब कोई बोलता है तो सरकार उनके पर कार्रवाई करती है। उदाहरण रूप में आप देख सकते हैं कि अभी मुख्तार अंसारी जी के जो बेटे हैं, उनके बेटे को सस्पेंड कर दिया गया विधानसभा से, जो कि विधायक थे। तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वही दूसरी तरफ देखने को मिलता है जो लोग हेट स्पीच या सामाजिक जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और संविधान निर्माता के विषय में ऐसे अनाप शनाप जो बातें बोल रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये विषय चर्चा का विषय है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को उनको सही प्राप्त है। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे, वीडियो में सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।